एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स मेस्ट्रो। आज 17 नवंबर से 21 नवंबर तक का करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। पहली न्यूज़ आइटम ईस्ट एशिया समिट के बारे में है। वाइस प्रेसिडेंट ने अभी 17th ईस्ट एशिया समिट की मीटिंग हो रही है उसको एड्रेस किया है। ये मीटिंग फोम पेन में हो रही है। ये फोम पेन कंबोडिया में है। और इसके अलावा ये जो ईस्ट एशिया समिट है वो एज अ पार्ट ऑफ 41st लेवल की जो आसियान की मीटिंग हो रही है, 41st और 40th आसियान की जो समिट्स हो रही हैं फोमपेन में, उनके साथ की जा रही है। 17th ईस्ट एशिया समिट के बारे में देखने से पहले देख लेते हैं कि ईस्ट एशिया समिट है क्या। ईस्ट एशिया समिट एक स्ट्रैटेजिक फोरम है। ये इसमें सिर्फ लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं उन कंट्रीज़ के जो इंडो पैसिफिक रीजन की पार्टनर कंट्रीज़ हैं, और ये सब लोग मिलके पॉलिटिकल एंगल को डिस्कस करते हैं, सिक्योरिटी को डिस्कस करते हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है उस हमारे इंडो पैसिफिक रीजन में उसको स्टडी करते हैं। इसमें 18 कंट्रीज़ जो है पार्टिसिपेट करती हैं, जिनमें से 10 आसियान कंट्रीज़ हैं। आसियान यानी कि ये म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनई, इंडोनेशिया एंड सिंगापुर। सो ये कंट्रीज़, और इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन की 7 कंट्रीज़ और, ठीक है, जैसे कि इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस और रशिया, ये पार्टिसिपेट करते हैं। और चेयरमैनशिप हमेशा आसियान के मेंबर्स के पास रहती है, उनके बीच में ही रोटेट करती है। इसके अलावा 16th जो मीटिंग हुई थी वो ब्रुनई दारुसलाम में हुई थी, और कोविड-19 की वजह से उसको वर्चुअली कंडक्ट किया गया था। उसके अलावा 17th जो मीटिंग हो रही है उसमें विमेन के बारे में बात की गई है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के बारे में बात की गई है। उसके अलावा एनर्जी कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने की बात की गई है, ताकि पोस्ट कोविड-19 रिकवरी जो है वो फास्ट हो सके। उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंट्रीज़ कैसे वॉलंटियरिज्म को शो करती हैं, कैसे खुद आगे आती हैं अपनी एमिशंस को कम करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए, उसके बारे में डिस्कशन हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है गोरशे के बारे में। गोरशे जो है, सबसे पहले ये एक तिबेटियन डांस फॉर्म है, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, जिसमें गोरखा लोग जो है एक सर्कल की फॉर्मेट में डांस करते हैं। सॉरी, गोरखा नहीं, तिबेतियन लोग जो है, तिब्बतियन लोगों की डांस फॉर्म है, और तिब्बतियन लोग सर्कल की फॉर्मेट में डांस करते हैं। एक्चुअल में सिचुएशन हुई थी कि दिल्ली में एक जगह है मजनू का टीला, तो वहाँ पे सारे के सारे बहुत सारे तिब्बतियन लोग जो है वो इकट्ठा हुए थे, और उन्होंने वाइट वेंसडे का रूटीन जो है उसको सेलिब्रेट किया था। अब गोरशे जो है, इसका मतलब ही है, गोर का मतलब सर्कल और शे का मतलब डांस। सो ये एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है जिसको वाइट संडे रूटीन का पार्ट माना जाता है। इसे मेन और वुमेन दोनों परफॉर्म करते हैं, और इसको डांस इज डन ऑन लखर, यानी कि वाइट वेंसडे को ये परफॉर्म होता है। लखर क्या है, वाइट वेंसडे क्या है? ये एक ऐसा दिन होता है जिसमें तिब्बतियन लोग अपनी एलिजियंस शो करते हैं दलाई लामा के लिए, और मतलब ये शो करते हैं कि दलाई लामा की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी स्पेशल इंपॉर्टेंस है तिब्बतियन लोगों के लिए। और लक्कर जो फेस्टिवल है, ये इसमें दलाई लामा की लॉन्ग और प्रॉस्परस लाइफ के लिए, लॉन्ग और अच्छी लाइफ के लिए प्रे करते हैं अपने स्पिरिचुअल लीडर के लिए। उसके अलावा ये स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेंस डे होता है, जो तिबेटियन आजकल इसको अपने कल्चर को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसे होता है, देखिए, और इसमें मेन वुमेन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल शील्ड प्लान के बारे में। G7 कंट्रीज़ के ग्रुप ने अभी एक ग्लोबल शील्ड की बात की है। ये एक प्लान लॉन्च किया है जो यूनाइटेड नेशन कोप की जो 27th मीटिंग चल रही है शर्म अल शेख इजिप्ट में, वहाँ पे ये इन्होंने प्लान बताया है। ग्लोबल शील्ड का मतलब है कि एक फंडिंग मैकेनिज्म होगा, पैसा प्रोवाइड किया जाएगा उन कंट्रीज़ को जो कंट्रीज़ क्लाइमेट की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं। तो G7 कंट्रीज़ यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ उन 20 कंट्रीज़ को पैसा देंगी। इसमें अर्जेंट प्रोटेक्शन गैप्स फिल इन किए जाएंगे कि जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं उनमें जो भी गैप्स हैं जिसकी वजह से डिज़ास्टर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट कर जाती है, वहाँ की ज़िंदगी को अस्त व्यस्त कर देती है, उन गैप्स को फुलफ़िल किया जाएगा। और अभी क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैवी फ्लडिंग हुई थी, तो उसकी वजह से पाकिस्तान इसका पहला रेसिपिएंट बनेगा। वर्किंग क्या है, मतलब इसमें सिस्टम पहले देख लेते हैं कि G7, G8 और G20 क्या है। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड USA है। उसके अलावा G8, इसमें रशिया भी ऐड कर दीजिए तो G8 हो जाएगा। और G20 में ये कुछ जो कंपैरेटिवली हाइयर इकोनॉमी वाली जो कंट्रीज़ हैं वो भी आती हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि G7 में पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा होती है, इनमें पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इकोनॉमी का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया,
साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की। सो ये इसके मेंबर है। ध्यान दीजिए कि इसमें न्यूजीलैंड जो है वो इसका मेंबर नहीं है। उसके अलावा वर्किंग क्या होती है कि कंट्रीज़ जो है वो की प्रोटेक्शन गैप को फुलफिल करेंगी, वल्नरेबल जो 20 कंट्रीज़ हैं उनके। ये इसके बारे में था। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है ऑपरेशन बरखाने के बारे में। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी अनाउंस किया है कि जो पिछले 10 साल से उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया हुआ था अफ्रीका में, ऑपरेशन बरखाने, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। फ्रांस ने एक मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया था साहेल रीजन में। अफ्रीका का एक रीजन है साहेल। ये कंपैरेटिवली टेररिस्ट एलिमेंट से अफेक्टेड एरिया है, टेररिस्ट यानी कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से इम्पैक्टेड एरिया है। ये वाली बेल्ट जो आपको दिख रही है माली, नाइजर, चैड, बुर्किना फासो, ये वाली बेल्ट को बोलते हैं साहेल रीजन। और यहाँ पे कंपैरेटिवली पॉवर्टी भी काफ़ी ज़्यादा है। एक्चुअल में सिचुएशन क्या है कि सबसे पहले ये नदरन माली में स्टार्ट हुआ था। नदरन माली में कुछ इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने टेक ओवर कर लिया था, पावर हथिया ली थी, और उन ग्रुप्स के अलकायदा से लिंक थे। तो फ्रांस ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था एक्सट्रीमिस्ट को ख़त्म करने के लिए, ऑपरेशन सेरवल के नाम से, 2014 में। फिर 2014 में मतलब जब माली को इन्होंने गेन कर लिया, रीबैक वापस ले लिया, तो उसके बाद इन्होंने इसी ऑपरेशन को बड़े स्केल पे लॉन्च किया, ऑपरेशन बरखाने के नाम से। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए चलाएगा। और इसमें क्या था, जो भी फोर्सेस होंगी, जो फ्रांस अपनी फोर्सेस भेजेगा, फ्रांस ने 4500 पर्सोनल भेजे थे, इसमें डिप्लॉय किए थे। और ये फोर्सेस जो है अकेले काम नहीं करेंगे, ये जो लोकल जो आर्मी है उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगी, उसकी हेल्प करेंगी, उसके साथ मिलकर काम करेंगी। फ्रेंच ट्रूप्स ने ऑलमोस्ट वहाँ से निकलना शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ 3000 फ्रेंच ट्रूप्स जो हैं वो अभी भी नाइजर, चैड और बुर्किना फासो में अभी भी प्रेजेंट हैं, उनको वहाँ से विड्रॉ करना है। सो ये था इस न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है तोकू अमाउंट बर्ड काउंट के बारे में। नागालैंड में अभी एक बर्ड काउंटिंग हुई है, जिसके अंडर उन्होंने बताया कि 178 बर्ड की स्पीसीज जो है नागालैंड में प्रेजेंट है। अब ये जो काउंटिंग है इसको सालीमरली बर्ड काउंट के बीच में पार्ट में गिना जा रहा है। और उसके अलावा ये जो है ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इसको कंडक्ट करती है। सालिम अली एक बहुत फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ऑर्निथोलॉजिस्ट उस पर्सन को बोलते हैं जो बर्ड्स की स्टडी करता है। और उसके अलावा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बर्ड काउंट करती है। ये 4 दिन का इवेंट था जिसमें काफ़ी सारे ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया था। 3 ऑर्गेनाइजेशन थी मेनली। वोखा फॉरेस्ट डिवीजन, वोखा एक नागालैंड में डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक लोथा कम्युनिटी पाई जाती है। सो वोखा फॉरेस्ट डिवीजन और डिविजनल मैनेजमेंट यूनिट ऑफ नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट वोखा डिस्ट्रिक्ट वाला, और साथ में बर्ड काउंट इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है लॉन्ग टर्म एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में। ये जो मीटिंग चल रही है 27 कोप की, इसमें इंडिया ने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी सबमिट की है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में क्या होगा कि वो बताएंगे, वो उसमें स्पेसिफिकली बताया है कि हम किस तरीके से लॉन्ग टर्म में, लंबे आने वाले टाइम में लो एमिशंस में शिफ्ट कर जाएंगे, कैसे हम एमिशंस को कम करेंगे। अब ये जो है ये आपका UNFCCC है। सो इसमें 195 मेंबर कंट्रीज़ हैं, और उसने बोला था कि सभी कंट्रीज़ को अपनी लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बतानी है 2022 तक। लेकिन अभी तक सिर्फ 57 नेशंस ने इसको बताया है। इसके बारे में अगर देखें तो इंडिया का क्या पाथवे है। इंडिया ने बताया कि हमने नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था 2021 में, जो इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाएगा, जिससे हमारी कार्बन एमिशन कम होगी। उसके अलावा हमने न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को हम 3 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे बाय 2032 तक आते आते। उसके अलावा हमारा जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट था, हमने उसको अचीव कर लेंगे हम कि 20% हमारी इथेनॉल ब्लेंडिंग होगी बाय 2025। उसके अलावा हम इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट को पब्लिक यूसेज में बहुत ज़्यादा यूज़ करें। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रीफाई करने की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसके अलावा हमने क्लाइमेट फाइनेंस को इंक्रीज़ कर, हमने बात की है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने वादा किया था कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्लाइमेट फाइनेंस देंगी। सो वो फाइनेंस जो है वो आना चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज़ में। उसके अलावा इन्होंने बोला है कि हम अपने टेम्परेचर को 2 डिग्री से नीचे तो 100% मेंटेन कर लेंगे, लेकिन मतलब एक एम्बिशियस टारगेट रखा है कि हम 1.5 डिग्री से नीचे भी करने की कोशिश करेंगे। सो ये भूपेंद्र यादव ने उनकी फ़ोटो है COP27 वाली। उसके अलावा इसमें वही है इसके ऑब्जेक्टिव्स कि रैशनल यूटिलाइजेशन करना है नेशनल रिसोर्सेज का। सो उसके अलावा हमने बायोफ्यूल्स के बारे में, जो हम बायोफ्यूल्स को काफ़ी पुश कर रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग को पुश कर रहे हैं, हाइड्रोजन इकोनॉमी को पुश कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा सस्टेनेबल ऑल इंक्लूसिव मैनर में हम प्रोडक्शन करेंगे,
बिल्डिंग्स जो है उसको सस्टेनेबल बनाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से कम यूटिलाइजेशन हो, ठीक है, कि इसका एमिशंस कम से कम एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो, जिसकी वजह से कम एमिशंस होंगी। उसके अलावा ये जो स्टेप्स हैं ये इंडिया की 5 डेकेड जर्नी के बारे में, मतलब जर्नी के साथ हैं। इंडिया ने एक प्लान किया है कि 5 डेकेड जर्नी, हम नेट जीरो तक 5 डेकेड की जर्नी एक करेंगे। नेट 5 डेकेड देखिए कि अभी से अगर काउंट करें तो 2070 आते आते 50 साल पड़े हैं। तो इन्होंने बोला है कि हम 50 साल ये वाले जो हैं इसमें हमने अपनी एक जर्नी बनाई, ये 5 डेकेड जर्नी है जो हम करेंगे। और ये इंडिया ने COP21 में ये बात की थी। और स्ट्रैटेजिक लो एमिशंस में ये वही सारी चीज़ें की जाएंगी, कैसे ट्रांजिशन करेंगे कि एफिशिएंट और इंक्लूसिव यूजेज करनी है, लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सबसे पहले बनाना है। उसके अलावा बिल्डिंग जो है उनके डिज़ाइन ऐसे बनाने हैं, मटेरियल एफिशिएंसी ऐसी बनानी है, एफिशिएंट बिल्डिंग बनानी है, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन करनी है। उसके अलावा इनोवेटिव लो एमिशन इंडस्ट्रियल सिस्टम होना चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के ऊपर भी ध्यान देना है, वेजिटेटिव कवर मतलब फॉरेस्ट कवर भी बढ़ाना है। उसके अलावा लो कार्बन डेवलपमेंट की ओर हमें बढ़ना है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है अहाई सी माउंट के बारे में। यूएस के जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला है कि अहाई सी माउंट एक मतलब सबमरीन वोल्केनो है, ये पैसिफिक ओशन में है और ये वोल्केनो उन्होंने बोला है कि इरप्ट होना स्टार्ट हो गया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अहाई सी माउंट जो है वो पैसिफिक ओशन में है, कई बार पेपर में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ये मेरियाना वोल्केनिक आर्क के पास है, ये इसका पार्ट है मेरियाना वोल्केनिक आर्क का। मेरियाना आइलैंड और मेरियाना ट्रेंच जो है ये भी आपके पैसिफिक ओशन में है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स एक डॉक्यूमेंट है, 2023 का ये डॉक्यूमेंट है जो इसको 3 NGO मिलके इसको रिलीज़ करते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज़ करती हैं, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ये इंडेक्स जो है इसमें बोला जाता है, इसमें बताया गया है कि यूरोपियन यूनियन और 59 कंट्रीज़ मिलके अप्रॉक्सीमेटली 92% से ज़्यादा का ग्रीन हाउस गैस एमिशन अकेले ही कर देते हैं। 92% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन इज डन बाय 59 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। सो ये रैंकिंग, इसमें क्या होता है कि इंडेक्स में ये नहीं देखते कि किसने सबसे ज़्यादा एमिशंस किए हैं, इसमें देखा जाता है कि कंट्रीज़ जो है वो क्या एफर्ट्स कर रही हैं 2030 तक टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए। कि क्या उनका मतलब क्या उनके एफर्ट हैं अपनी एमिशंस को कम करने के लिए, उसको ट्रैक करता है। इस रिपोर्ट में ये देखने को मिला है कि इन्होंने पहली 3 प्लेसेस जो है उसको खाली रखा है कि कोई भी कंट्री अच्छा कर ही नहीं रही है। इसके बाद इन्होंने 4th रैंक जो है वो डेनमार्क को दिया है, 5th स्वीडन को दिया है, ठीक है। ईरान, सऊदी अरेबिया और कजाकिस्तान जो है उन्होंने सबसे बुरा परफॉर्मेंस किया है। इंडिया के साथ क्या रहा है कि इंडिया 2 स्पॉट ऊपर आ गया है, इंडिया ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, 8th रैंक आ गया है इंडिया का। उसके अलावा इंडिया ने एनर्जी यूज़ कैटेगरी में, इंडिया की ग्रीन हाउस गैस एमिशन और एनर्जी यूज़ कैटेगरी में अच्छी रैंकिंग आई है। उसके अलावा इन्होंने बोला कि इंडिया ऑन ट्रैक है 2 डिग्री सेल्सियस वाले टारगेट को मीट करने के लिए, लेकिन 1.5 डिग्री के टारगेट को मीट करने के लिए इंडिया इतना आगे नहीं है। और ये इंडिया की रैंकिंग इतनी अच्छी आई है, इंक्रीज़ क्यों की है, क्योंकि हमने NDC अपनाए हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अपनाए हैं। उसके अलावा हमने 2070 की स्ट्रैटेजी भी डिक्लेयर कर दी है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है कार्बन बॉर्डर के बारे में, कार्बन बॉर्डर टैक्स के बारे में। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल की फॉर्म में बताती हूँ कि ये यूरोपियन यूनियन है। अब यूरोपियन यूनियन वालों ने बोला है कि कोई मटीरियल अगर उनकी कंट्री में गुड है, कोई वो किसी पर्सन को अपनी चीज़ यहाँ यूरोपियन यूनियन में बेचनी है, तो वो पहले चेक करेंगे कि इसकी कार्बन एमिशंस कितनी है। अगर इसकी कार्बन एमिशंस ज़्यादा हुई बहुत, तो उसके बाद इस पर्सन को अपनी गुड को अगर अंदर बेचना है तो उसके लिए एक टैक्स देना पड़ेगा इसके ऊपर। इसको बोल रहे हैं कार्बन बॉर्डर टैक्स, कि बॉर्डर के ऊपर टैक्स लगेगा जिसकी वजह से किसी और की हुई एमिशंस हमारी कंट्री में, हमारे यूनियन में पेनिट्रेट ना कर पाए, ठीक है। एक तो पर्पस ये है कि इससे एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा, ये जो पर्सन है जिसने गुड्स बेचनी है, जो कंट्री है, ये इनको मोटिवेशन मिलेगी कि वो कार्बन एफिशिएंट प्रोडक्ट्स बनाएं। दूसरा क्या है कि यूरोपियन यूनियन का बहुत पुश है कि कार्बन एफिशिएंट इकॉनमी बना रहे हैं वो, और जिसकी वजह से अभी हमारी वर्ल्ड में ऐसे सिचुएशंस हैं कि जो कार्बन एफिशिएंट चीज़ें होती हैं वो थोड़ी महंगी होती हैं। इसकी वजह कि इससे इनकी चीज़ें जो है थोड़ी सी महंगी हैं। अब यहाँ पे चीज़ें महंगी हैं, बाहर की चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, तो इनकी चीज़ें
थोड़ी कंपैरेटिवली लेस कॉम्पिटिटिव होती हैं। सो इक्विवेलेंट कॉस्ट इंपोर्ट की करने के लिए भी मतलब करने में भी ये जो एक टैक्स है रोल प्ले करेगा। अब ये 2026 से अप्लाई किया जाएगा। सीमेंट, फर्टिलाइजर, आयरन, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, एल्यूमिनियम इंपोर्ट जो है इनको एडिशनल टैरिफ्स देने पड़ेंगे। अब इंडिया ने इसके विद रिस्पेक्ट टू कंसर्न्स जताए हैं कि इंडिया की जो मार्केट है बहुत ज़्यादा डिस्टोर्ट होगी। इंडिया के अलावा ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, बेसिक्स इन कंट्रीज़ ने भी अफसोस जताया है कि इनकी मार्केट इम्पैक्ट होगी। अब यूरोपियन यूनियन की बात करें तो हमारे नियरली 17% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स अकेले यूरोपियन यूनियन में जाते हैं। यूरोपियन यूनियन हमारा सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है यूएस के बाद, ठीक है, और उसके अलावा हमारा एक्सपोर्ट का एक सेकंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन भी है, तो हमें बहुत इम्पैक्ट होगा। अप्रॉक्सीमेटली इंडिया का जितना मतलब कि एक्सपोर्ट है उसका एक बड़ा चंक जो है मतलब 6% इन ये जो 17% है टोटल में से उसका 6% हिस्सा जो है वो इस सीबैम के अंडर आ जाएगा और टैक्सेशन होगी। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन फॉर अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान के ऊपर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बातें कर रहे हैं, मतलब डिस्कशंस हो रही हैं कि कैसे वहाँ पे स्टेबिलिटी लाई जाए, तो ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान। ये रशिया का सपोर्टेड एक प्रोग्राम है, रशिया लेड एक प्रोग्राम है। सो इसमें क्या किया जाता है कि तालिबान ने जब से काबुल का टेक ओवर किया, मतलब अफगानिस्तान का टेक ओवर किया, उसके बाद से इसकी मीटिंग होती है। ये फॉर्मेट 2017 में बनाया गया था। इसमें 6 पार्टीज़ हैं, 6 कंट्रीज़ हैं, रशिया, अफगानिस्तान क्योंकि टच करते हैं, मतलब क्योंकि रशिया के स्टेक्स हैं, देन चाइना, पाकिस्तान, ईरान और इंडिया, ठीक है, क्योंकि ये विसिनिटी में है। सो ये कंट्रीज़ हैं और 4th मीटिंग हो रही है इसकी। पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने क्या उसमें एक एम रखा है कि हमें नेशनल रिकन्सिलिएशन करनी है और स्टेबिलिटी एनहांस करनी है, रीजन में सिक्योरिटी एनहांस करनी है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमें जल्द से जल्द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए अफगानिस्तान में, और ट्रूली एक इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वहाँ पे इंस्टॉल करवाई जानी चाहिए। उसके अलावा टेररिज्म को ख़त्म करना है, वहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग को के लिए वो यूज़ ना हो, इसका मेक श्योर करना है। और उसके अलावा विमेन के राइट की बात करनी है, चिल्ड्रन और माइनॉरिटी के राइट को प्रोटेक्ट करना है। और ये इन्होंने बेसिकली बात किया है। इसी की साइडलाइंस के ऊपर एक और डायलॉग किया जाएगा, इंडिया, ईरान और रशिया। ये ट्राइलेटरल मीटिंग जो है ये भी सिमिलर कंसर्न्स के साथ ये भी की जाएगी कि क्योंकि तालिबान के विद रिस्पेक्ट टू इन तीनों कंट्रीज़ के ऑलमोस्ट सेम व्यूज़ हैं, तीनों को सेम टाइप के खतरे हैं। सो इसके लिए मीटिंग करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है साइट्स की COP19 के बारे में। साइट्स की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 19th मीटिंग हुई है, ठीक है, हो रही है। अब साइट्स देख लेते हैं पहले। क्या है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, कि एंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं उनका ट्रेड इंटरनेशनल लेवल पे रेगुलेट करना या जहाँ पे बंद करना है वहाँ पे बंद करना, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साइट्स एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, ये गवर्नमेंट्स के बीच में होता है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी सारी बातें लीगली बाइंडिंग होती है मेंबर कंट्रीज़ के ऊपर। और इसका मेन पर्पस ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड को मतलब इंटरनेशनल ट्रेड जो स्पेसिमन में होता है, वाइल्ड एनिमल के स्पेसिमन होते हैं, प्लांट के स्पेसिमन होते हैं, उनका जो ट्रेड होता है वो किसी भी तरीके से उस स्पीसीज़ के सर्वाइवल के लिए खतरा ना बन जाए, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना होता है कि मान लो कि कोई स्पीसीज़ बहुत कम नंबर में प्रेजेंट है, मान लो टोटल 50 स्पीसीज़ है, इसमें से 20 आप किसी और देश में भेजो और वहाँ पे वो 20 सर्वाइव ना कर पाएँ, तो इसकी पॉपुलेशन बिल्कुल ही 30 रह गई, तो वो बहुत कम हो गया है, उसके सर्वाइवल के ऊपर अब बात आ गई है, ठीक है। सो ऐसा प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने के लिए, ऐसी गलत प्रैक्टिसेस को ख़त्म करना इस बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें 3 अपेंडिक्सेस हैं। पहला वो स्पीसीज़ जो अपेंडिक्स 1 में आती हैं जो थ्रेटन्ड है, जिनकी एक्सटेंशन होने वाली है या हो सकती है। दूसरा जो थ्रेटन्ड तो नहीं है, एक्सटेंशन तो नहीं होने वाली है, लेकिन अगर नेसेसरी इंटरवेंशन इनमें ना की गई तो इनके सॉरी, तो इनकी क्या है कि इनमें प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब ये एक्सटेंट हो सकती हैं। अपेंडिक्स 3 में वो स्पीसीज आती हैं जिनके ट्रेड को, मतलब जिसको इतना ज़्यादा खतरा नहीं है लेकिन उनमें ट्रेड हो सकता है, लेकिन ट्रेड को रेगुलेट करने की रिक्वायरमेंट है। अब 19th जो मीटिंग हुई है इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस बोल रहे हैं, और इसमें क्या बात की है इन्होंने, कंट्रीज हैव प्रपोजल टू अमेंड अपेंडिसेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स टू अपेंडिक्स 1। सो प्रपोजल्स हैं कि इसको अमेंड करने के लिए, स्पेशली रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल के लिए और अफ्रीकन एलिफेंट के लिए। इन्होंने बोला है कि ये अपेंडिक्स 1 में आते हैं, लेकिन इनको, ठीक है, इनको अपेंडिक्स 2 में, मतलब ये अपेंडिक्स 1 में होने चाहिए। और इसके अलावा इट ऑल्सो प्रपोजेस टू इंक्लूड हैमरहेड शार्क्स इन अपेंडिक्स 2, की हैमरहेड शार्क्स जो है उनकी प्रोटेक्शन को इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है और उनको अपेंडिक्स 2 में डाला जाना चाहिए। इंडिया ने पुट फॉरवर्ड किया है प्रपोजल कि बेटर प्रोटेक्शन चाहिए हमें रेड क्राउन्ड रूफ और टर्टल की
ठीक है, इसको बतागुर कछुआ भी बोलते हैं, कछुआ भी बोलते हैं, और ये साइट्स के अंडर आता है। तो इसको अपेंडिक्स 1 में डालने की इन्होंने कहा है कि इसको देखिए, पहली 2 स्पीसीज को बोला कि इसकी प्रोटेक्शन को इंक्रीज कीजिए, इसको अपेंडिक्स 1 में डालो कि इसका ट्रेड प्रोहिबिटेड हो, ठीक है। और दूसरा वाला जो है इसका मतलब अभी तक ये 3 में होगा या बाहर होगा, तो उसको अपेंडिक्स 3 में डालने की बहुत 2 में डालने की रिक्वायरमेंट है, इसको रेगुलेट करने की बहुत रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है लैब ग्रोन मीट के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात, लैब ग्रोन मीट जो होता है बिल्कुल मीट के जैसा होता है, ओरिजिनल मीट के जैसा, कलर सेम होता है, स्मेल सेम होती है, टेक्सचर सेम होता है, लुक सेम होती है, फील भी सेम होता है, और न्यूट्रिशनली भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है। अभी यूएस का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, एफडीए है, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि इसको मार्केट में यूज़ किया जा सकता है। इससे पहले सिंगापुर ने पहली कंट्री बनी थी जिसने इसको अप्रूवल दिया था मार्केट में यूज़ करने के लिए। अब इसको क्लीन मीट या कल्चर्ड मीट भी बोला जाता है, क्योंकि ये लैब में ग्रो किया जाता है पीटरी डिशेस के अंदर। ये पीटरी डिशेस होती हैं। अब पीटरी डिशेस में क्या होता है, यूजली बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो करके देखते हैं कॉलोनी के लिए, कॉलोनी देखते हैं उसकी, मतलब इसको मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में भी यूज़ करते हैं कि जैसे सपोज कीजिए किसी पर्सन को कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, मान लो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस ही है, तो भी देखना है कि उस पर्सन के ब्लड में, उसकी बॉडी में ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं। तो ऐसे कई बार इतना कम क्वांटिटी होती है कि वो दिखती नहीं है, तो क्या करते हैं कि उसका सलाइवा वगैरह का सैंपल लेके ना, तो इसमें सारा खाना डाल दिया होता है बैक्टीरिया का, बैट मीडिया बोलते हैं उसको, बैक्टीरिया का खाना डाल दिया इस पीटरी डिश में, और उसके ऊपर उसकी स्प्यूटम का या सलाइवा का सैंपल डाल देते हैं। तो जिसमें क्या होता है कि इसको ग्रो करते हैं, फिर उसमें जितना भी बैक्टीरिया होता है ना वो सारा ग्रो हो जाता है, ठीक है, वो बढ़ जाता है। मान लो 10, पहले अगर मान लो कि उसका नंबर कम था, सपोज करो कि सिर्फ 10 बैक्टीरिया थे, ठीक है, अब ऐसे तो वो दिखेंगे नहीं माइक्रोस्कोप के अंदर, फिर इसको ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद वो पूरी बड़ी कॉलोनी बन जाता है, तो फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर इजीली देखा जा सकता है। तो ये होता है कल्चर मीडिया, ठीक है, यूजली मेडिकल डायग्नोस्टिक्स वगैरह में यूज़ होता है ये बहुत ज़्यादा, एक स्टेम सेल को ग्रो करने के लिए यूज़ होता है। तो इसी सिस्टम को अब यूज़ करना है सेल को ग्रो करने के लिए, मीट को ग्रो करने के लिए। अब क्या करेंगे कि बड़ी बड़ी पीटरी डिशेज या वैसे किसी सेटअप में क्या करेंगे, सारा सेल जो भी खाना सेल को चाहिए होता है, जैसे अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे, और इसके अंदर कुछ चिकन के सेल डाल देंगे, ठीक है, चिकन के कुछ सेल्स डाल देंगे, लिविंग सेल्स, और धीरे धीरे वो सेल्स क्या करेंगे, यही खाने को यूज़ करके अपने नंबर को इंक्रीज़ करेंगे। फिर वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो मीट बन जाएगा, ठीक है, फिर उसको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा और उसको खा सकते हैं फिर लोग। सो इसको बैट को क्या करते हैं, बायोरिएक्टर में डालते हैं और उसको ऑर्गेनिज्म ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो ये इसके बारे में था। अब ये जो मीट होता है, ये इससे क्या होगा कि सबसे पहला बात तो एनिमल के विद रिस्पेक्ट टू क्रूएलिटीज़ खत्म होगी, स्लॉटर कम होगा, और फूड की अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो अंडर डेवलप्ड जो एरियाज़ हैं वहाँ पे फूड आराम से भेजा जा सकता है। लैब ग्रोन मीट यूजली उसको थोड़ा ऑल्टर किया जा सकता है, हाई प्रोटीन के लिए बनाया जा सकता है, उसमें विटामिन का कंटेंट, मिनरल का कंटेंट हाई होता है, उसके अलावा फैट या कोलेस्ट्रॉल कम होता है उसमें, ठीक है, कन्वेंशनल मीट से, ये एक्चुअल में होता है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है बाली यात्रा के बारे में। अभी G20 की मीटिंग हो रही, G20 की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने बाली यात्रा का मेंशन किया है। बाली यात्रा एक्चुअली क्या है, वॉयज टू बाली, मतलब बाली की तरफ यात्रा करना। कलिंगा यानी कि ओडिशा और साउथ ईस्ट एशिया के बहुत पुराने मतलब रिश्ते हैं, बहुत पुराने ट्रेड रिलेशंस हैं। मस्का पान के तुक्कड़ ये नाम का एक फेस्टिवल बाली में मनाया जाता है। तो हमारा वाला जो बाली यात्रा नहीं, ये ऑलमोस्ट इसी जैसा एक फेस्टिवल है। इसमें क्या होता है कि पुरानी जो ट्रेडर कम्युनिटी होती थी ना, तो वो ओडिशा से, कलिंगा रीजन से जाती थी बाली या साउथ ईस्ट एशिया में, तो वहाँ से फिर वापस सामान लेके आते थे। तो इसी को कोमेमोरेट करने के लिए इन्होंने बाली यात्रा बनाई है। ये बाली यात्रा में क्या होगा, ये 2000 साल पुराना मतलब मैरीटाइम कल्चरल लिंक को करने के लिए है। अब ये फेस्टिवल जो है कार्तिक मास की पूर्णिमा में मनाया जाता है, और कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है, इसी टाइम पे वॉयजेस एक्चुअली वो होती थी, मतलब सेलर्स अपनी बोट लेके जाते थे उस टाइम पे, 2000 साल पहले की बातें हैं। अब क्या करते हैं ये लोग, महानदी जो नदी है, महानदी रिवर जो है वो कटक महानदी नदी के किनारे के ऊपर बना हुआ है। महानदी में लोग लकड़ी की और कागज़ की, थर्मोकॉल की, या उसके बनाना के पत्तों की या उसके पल्प की बोट्स बना के उसमें ऐसे सेल करवाते हैं उस डे को कमेमोरेट करने के लिए। अभी इसके ऊपर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। 2100 स्टूडेंट्स ने मिलकर 22,000 पेपर की बोट बनाई है 35 मिनट में, और उनको फिर वो नदी में छोड़ा गया। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है रिव्यू पिटीशन के बारे में। गवर्नमेंट ने अभी एक रिव्यू पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट ने। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी केस के सारे 6 असेसिन्स को बरी कर दिया था,
ठीक है, फ्री कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने एक पिटीशन फाइल की है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 137 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है कि वो अपनी पिटीशन को, अपनी जजमेंट को, अपने ऑर्डर को दोबारा से रिव्यू कर सकता है, उसके ऊपर दोबारा उसको देख सकता है, ठीक है, और चेंज भी कर सकता है। अब ये लीगल बेसिस है इसका रिव्यू पिटीशन का। अब सुप्रीम कोर्ट कानून क्या है, इसको कैसे करेंगे, रिव्यू पिटीशन कैसे आएगी, कौन आएगी, कौन डाल सकता है। अब आर्टिकल 145E के अंडर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट रूल बना सकता है कि कैसे रिव्यू पिटीशन को हैंडल किया जाएगा। उसके अंडर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1966 वाले बनाए हैं, जिसके अंडर रिव्यू पिटीशन दायर की जाती है। रिव्यू पिटीशन अब जो फाइल होनी है, अब मान लो सुप्रीम कोर्ट ने आज जजमेंट दी है, तो इसके विदिन 30 डेज पिटीशन जो है वो फाइल हो जानी चाहिए, ठीक है। और डेथ पेनल्टी के अलावा जो होती हैं रिव्यू पिटीशंस, उनको सर्कुलेशन में हियर किया जाता है, जजेस के चैम्बर में उसको बात होती है, मतलब उसके बारे में डिस्कशन होती है, मतलब यूजली क्लोज्ड चैम्बर में होती है, और उसके बारे में बाहर बात नहीं की जा, मतलब उसके बारे में ओपन कोर्ट में नहीं होता वो। और जो भी एडवोकेट के ओपिनियन होते हैं ना, वो रिटन में होंगे, लिखित ओपिनियन होंगे, अपना आर्गुमेंट जो लॉयर है वो लिखित में देंगे, वो मतलब वहाँ पे ओरल हियरिंग नहीं होगी, ठीक है। और यूजली जिस जज ने वो जजमेंट पास की होती है, उसी पर्सन मतलब वही जज जो है वो यूजली रिव्यू पिटीशन को भी देखते हैं, सुनते हैं। अब ग्राउंड क्या है, 2013 में स्पेसिफिक 3 ग्राउंड बताए थे। पहली बात तो उन्होंने बोला कि अगर मान लो रिव्यू पिटीशन फाइल तब की जा सकती है कि अगर जो पार्टी टू केस है, ठीक है, या फिर जो पर्सन देख रहा है, मतलब जो पर्सन लॉयर है या जो भी है, तो उनके पास कोई ऐसा सबूत आ गया है, कोई ऐसा एविडेंस या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मैटर आ गया है जो पहले उनको नहीं पता था, मतलब इन द सेंस कि जब जजमेंट के डिक्लेयर होने से पहले उस सबूत का पता नहीं था किसी को, तो उस केस में वो रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं कि अब नए सबूत के हिसाब से जज अपनी देगा सुनवाई। उसके अलावा या फिर अगर लगता है कि कोई मिस्टेक या एरर हो गया है, ठीक है, फेस ऑफ कोर्ट में, ठीक है, मतलब कोई एरर हो गया रिकॉर्डिंग के टाइम पे या फिर एरर हो गया जजमेंट में, तो उस केस में रिव्यू पिटीशन हो सकती है। उसके अलावा कोई और सफिशिएंट रीज़न जिसको मतलब जो सिग्निफिकेंटली जस्टिफाइएबल हो, तो उस केस में की जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है ऊदा देवी के बारे में। सॉरी, ऊदा देवी जो है ये पासी कम्युनिटी की एक वुमेन थी, दलित वुमेन थी, ये फ्रीडम फाइटर थी, और उत्तर प्रदेश में इनका बर्थ हुआ था, और उत्तर प्रदेश में ये मतलब कि इन्होंने सर्व भी किया था। ऊदा देवी जो है उजीराव लखनऊ में पासी कम्युनिटी में इनका बर्थ हुआ था। ये जो है इन्होंने बेगम हजरत महल की रॉयल गार्ड रही थी। ये इनके जो हस्बैंड थे मक्का पासी, वो फुट सोल्जर थे अवध के नवाब की आर्मी में। वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे, उनकी आर्मी में फुट सोल्जर थे। 1857 की रिवोल्ट के टाइम पे ब्रिटिश फोर्सेस से लड़ते हुए लखनऊ में इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, ठीक है। जो हेनरी लॉरेंस ने कंट्रोल किया था ना अवध में इसको, रिवोल्ट को, ठीक है, तो उसके टाइम पे मक्का पासी की डेथ हो गई थी। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा मतलब अपने की काइंड ऑफ म्यूटनी में इन्होंने एक्टिव रोल प्ले किया था। अब इस टाइम पे इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने मतलब कि गोमती नदी के ऊपर इन्होंने लड़ाई की थी। उसके अलावा एक्चुअली क्या था कि एक पीपल का पेड़ था, पेड़ के नीचे ब्रिटिश फोर्सेस बैठ के रेस्ट करते थे। तो इन्होंने क्या किया, ये इस पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गई और वहाँ से इन्होंने टारगेट किया और बहुत सारे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई ब्रिटिश फोर्सेस के ऊपर, और 36 ब्रिटिश पर्सोनल जो थे इनकी डेथ की थी इन्होंने अकेली ने, ठीक है। और फिर उन्होंने मतलब और एक और थे कोलिन कैम्पबेल, उन्होंने फिर स्नाइपर से गोलियां मरवाई थी और ऊदा देवी जो है पेड़ से नीचे गिरी थी, मतलब उनकी डेथ हो गई थी। और पहले उनको लगा कि ये कोई मैन है, लेकिन वो मैन के कपड़ों में एक औरत थी। सो ऊदा देवी जो है उनको उनके वेलर के लिए उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको याद किया जाता है। और ये एक दलित वुमेन थी और उन्होंने मतलब एक ऑल विमेन बटालियन बनाई थी दलित वीरांगना के नाम पे, और ब्रिटिशर से लड़ाई की थी। ऊदा देवी का एक सिकंदर बाग में एक स्टैचू है लखनऊ में, और पासी कम्युनिटी के लोग हर साल इसके ऊपर मतलब कि अपनी होमेज पे करते हैं। नो मनी फॉर टेरर नाम की एक अभी 3rd मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है, नो मनी फॉर टेरर नाम से, इंडिया में हुई है, न्यू दिल्ली में होस्ट की गई थी। ये कॉन्फ्रेंस जो है एक यूनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ताकि करंट इंटरनेशनल रजीम क्या है काउंटर टेररिज्म के लिए, अगर हमें टेररिज्म को काउंटर करना है, टेररिज्म की फाइनेंसिंग खत्म करनी पड़ेगी, मतलब उसके फंडिंग को खत्म करना पड़ेगा। अगर फंडिंग खत्म होगी तभी उसकी मतलब फूड ही जब बंद हो गया तो कैसे कोई चीज़ थ्राइव करेगी। सो फाइनेंसिंग को ख़त्म करना है, और क्या रजीम चल रही है, क्या एनवायरनमेंट चल रहा है उसको डिस्कस करने के लिए, और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उसको डिस्कस करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। 2018 में पहली बार हुई थी फ्रांस में, ठीक है। उसके बाद 2018 में हुई थी मेलबर्न में,
ऑस्ट्रेलिया में, अब थर्ड इंडिया में हुई है न्यू दिल्ली में। इसमें 450 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। FAT या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मेंबर भी थे इसमें। एजेंडा क्या है, सबसे पहली बात तो ग्लोबल ट्रेंड क्या है टेररिज्म और टेररिस्ट फाइनेंसिंग में, उसको समझना है। दूसरा, फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या चैनल हैं जिनको टेररिस्ट यूज़ करते हैं, क्या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं टेररिस्ट फाइनेंसिंग की, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैसे की जाए इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। आपको एक और तरीका बताती हूँ, क्राउड फंडिंग को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ये लोग, जो आपको क्राउड फंडिंग की एड्स आती हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह पे, सो उसमें भी टेरर फाइनेंसिंग हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है रेजांगला बैटल के बारे में। इंडिया ने अभी 60th एनिवर्सरी मनाई है, मतलब सेलिब्रेट की है, कोमेमोरेट ऑब्जर्व की है रेजांगला बैटल की। अब ये बैटल जो है इंडिया और चाइनीज़ की ट्रूप्स के बीच में 1962 की वॉर के टाइम पे लड़ी गई थी, साउथ ईस्टर्न रिज ऑफ चुशुल वैली में, लद्दाख में ये चीज़ है। अब इसमें 120 ब्रेव सोल्जर्स जो हैं चार्ली कंपनी यानी कि सी कंपनी कुमाऊं रेजिमेंट, ठीक है, का पार्ट थी, तो उनके जो लीडर थे मेजर शैतान सिंह, उन्होंने फाइट किया था चाइनीज़ लिबरेशन आर्मी के साथ, और मतलब काफ़ी इफेक्टिव ये बैटल थी। 2021 में यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उसने एक रेजांगला वॉर मेमोरियल बनाया था ईस्टर्न लद्दाख में। रेजांगला जो है एक माउंटेन पास है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच के पास है, और ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड लद्दाख और चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेटेड स्पंगुर लेक बेसिन के बीच में है। ये जो पास है ये ईस्टर्न वाटरशेड की तरह बनता है चुशुल वैली में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है क्योंकि रेजांगला में एंटर हो गए तो ले में एंटर करना बहुत ईजी होता है। सो ये इसके बारे में था। आई होप यू पीपल लाइक्ड इट, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी विलिंग टू आंसर दैट। एंड इसका PDF टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा। प्लीज़ वॉच इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।